Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of EYBCom Economics Semester 5, Module 1, Chapter 3, Part 2. Friends, in our last session we have discussed about economic growth and development, where we have discussed that growth is a quantitative dimension and development is a qualitative dimension. जहाँ पे इंक्रीज इन क्वांटिटी होता है तो वो ग्रोथ बनता था, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन रहा था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि देयर इज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, because when we want to achieve when we wanted to achieve economic growth, it means that we have to produce more goods. To produce more goods we are using more capital, more natural resources, and over consumption of natural resources results into environment pollution, which affects our future generation. It means कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं जिससे फ्यूचर जनरेशन को धक्का लगता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैमेज होता है. तो अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होता है, और डेवलपमेंट चाहेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ the topic of sustainable development. फ्रेंड्स, जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन को हर्ट ना करके हम अपने प्रेजेंट बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें. और इसके लिए तीन तरह थे: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. यूनाइटेड नेशंस सेट 17 goals, out of which we have discussed 3 goals: no poverty, zero hunger, and good health and well-being. फ्रेंड्स, ये 3 गोल अचीव करना किसी भी कंट्री के लिए प्रायोरिटी बेस पे कहा गया था. नाउ स्लाइटली वी शुड डिस्कस दिस गोल्स इन डिटेल. नो पोवर्टी. दुनिया में सब कुछ चलेगा फ्रेंड्स, गरीबी नहीं चलेगी. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, दुनिया में सब कुछ चलेगा, गरीबी नहीं चलेगी. फ्रेंड्स, अपने कोई भगवान भी गरीब नहीं थे तो वो अपने को गरीबी क्यों देंगे? इट मीन्स के पॉवर्टी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय गॉड. सिद्धिविनायक टेम्पल के पास आज की तारीख में फ्रेंड्स 450 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश, हार्ड कैश बोल रहा हूँ मैं, कैश इन हैंड जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो एक्सेस एक्स्ट्रा पड़ा है विदाउट एनी यूज. शिरडी के साईं बाबा के ट्रस्ट के पास आज की तारीख में फ्रेंड्स 3000 किलो गोल्ड, मैं 3000 किलो बोल रहा हूँ सोना, एंड 7000 किलो सिल्वर, चांदी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है. तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट के पास फ्रेंड्स आज की तारीख में 1000 करोड़ से ज़्यादा का वेल्थ एक्सेस यूं ही एक्स्ट्रा पड़ा है. मोर देन 1000 करोड़ का संपत्ति, प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा एम ही पड़ा है विदाउट एनी यूज. मैं कैसे मान लूँ कि कोई भी भगवान गरीबी में मानते थे? लाल बागचा राजा जो इस बार नहीं आ पाए, दैट इज डिफरेंट मैटर. अदरवाइज लाल बागचा राजा जो आते थे 10 दिन में 12 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते थे. उनके पास उतना जमा होता था. ये मैं मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ. आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव सम डाउट कि सर ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ आप हिंदू लोगों के बारे में बोल रहे हैं. फ्रेंड्स, जीसस क्रिश्चियन वो एक ग्वाले थे. बहुत कम लोगों को ही पता होगा. अपने को लगता है बस जो कृष्ण भगवान है वही ग्वाले थे. जीसस क्रिस्ट वॉज ऑल्सो ग्वाला. ओके, वो एक काउ बोल थे.
फ्रेंड्स, उनके पास गाय की कोई कमी नहीं थी और उस जमाने में काउस को मनी माना जाता था, वेल्थ माना जाता था, एनिमल मनी। इट मीन्स के जीसस क्रिस्ट गरीब नहीं थे। मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम के प्रेषित, फ्रेंड्स, उनका खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत सुपर बिजनेस था। वो कुरैशी परिवार में पैदा हुए थे और कुरैशी परिवार, फ्रेंड्स, उस एरिया का रिचेस्ट फैमिली था। उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खुद का बहुत अच्छा बिजनेस था। मोहम्मद पैगंबर का 42 ईयर्स की एज तक उन्होंने खुद का ये बिजनेस बहुत फैलाया था और वो उस जमाने में करोड़पति थे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वो उस जमाने में करोड़पति थे जहाँ पे अगर मैं आज के ज़माने का सोचूं तो मोहम्मद पैगंबर के पास उतना पैसा था कि वो अकेले पूरा मुंबई खरीद सकते थे। पूरा मुंबई, पैसों की कमी नहीं थी उनको। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भगवान गरीबी में नहीं मानता है, तो वो इंसान को गरीब क्यों रखेगा? मतलब गरीबी ऊपर वाले की देन नहीं है। एंड दैट इज वाई यूनाइटेड नेशन ने ये बोल दिया कि हर कंट्री की गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेस पे गोल 1 को रखे, नो पॉवर्टी। सब कुछ चलेगा, गरीबी नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान ने अपनी लाइफ में 2 बार ये सेंटेंस इस्तेमाल किया था। एक बार अपनी वाइफ रुक्मणी को और एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड सुदामा को, कि इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है गरीबी। फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कृष्णा के वर्डिंग से मेरे नहीं है, कि इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो गरीबी है। अगर आपके पास पैसे हो और कोई दुख आपको है ना, तो आप वो दुख के सामने लड़ पाओगे। पर अगर पैसे नहीं है तो किसी भी दुख के सामने लड़ना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज वाई द वेरी फर्स्ट गोल सेट बाय यूनाइटेड नेशन, नो पॉवर्टी, हमें गरीबी नहीं चाहिए। गोल नंबर 2, जीरो हंगर। फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में लिखा है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, कि सुबह जब हम उठते ना तो ऊपर वाला अपने को भूखा उठाता जरूर है पर भूखा पेट सुलाता नहीं है कभी। फ्रेंड्स, ये मैं सुनकर ही सिर्फ खुश होता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीरो हंगर। सॉरी टू इन्फॉर्म यू फ्रेंड्स, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, एक लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में 28 करोड़ लोग, 28 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो रोज पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं, मतलब वो भूखे सो जाते हैं। जिसने भी ये कहावत बनाई है कि ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ओपोज भी नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है कि 28 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। गोल नंबर 2 ये बोल रहा है कि आपको उस लेवल पे अपनी कंट्री को लेके जाना चाहिए कि वहाँ पे जीरो हंगर, कोई एक भी भूखा पेट ना सोए, कोई एक भी भूखा पेट ना सोए। हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक पैराडॉक्स बिहेवियर है इकोनॉमिक्स का, कि जितने लोग भूख से मरते हैं अपनी कंट्री में, जितने लोग भूखे पेट मरते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं, ओवर ईटिंग। मतलब भूखे पेट जितने लोग मर जाते हैं कि खाना नहीं मिला इसलिए मर गए, उससे 3 गुना लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सेस फूड ले लिया, इंटेक किया, फूड इंटेक, और इसलिए टपक गए। पर वो उनकी खुद की गलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, कोई एक भी इंसान पूरी कंट्री में भूखा नहीं सोना चाहिए, इट्स जीरो हंगर। गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फ्रेंड्स, आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। आपका वजन कितना है डजेंट मैटर, आप कितने कम बीमार पड़ते हो, आप कितना अच्छा लाइफ बिता पा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टोटल 17 गोल्स को सेट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके,
तो नो पॉवर्टी, zero hunger and good health and well-being. That was the end of 3.2. Now we are moving towards 3.3, that is recent sustainable development initiatives in India. इंडियन गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं. प्रेजेंट नीड सेटिस्फाई करने के लिए वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग इन आवर कंट्री, तो हम उसका एक्सेस इस्तेमाल ना कर दो. ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को बेसिक नीड के लिए भी कुछ ना बचे. हम अपनी तरक्की के लिए सभी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे, ऐसा नहीं चलेगा. तो इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या डिसीजंस लिए, दैट इज आवर टॉपिक, रिसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया. स्टार्ट विथ इंडिया इज द 5th largest economy by nominal GDP and 3rd largest by purchasing power parity. फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. टोटल वी हैव 192 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रजिस्टर्ड कंट्रीज 192, जिसमें इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. अगर मैं जीडीपी को समझता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझता हूँ, तो जिस स्पीड से अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हम बोले, तो वी आर ऑन 5th रैंक. और परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि आपकी कंट्री के लोग एक साल में कितने रुपए का सामान खरीद कर अपनी खुशी हासिल करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं. दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी. मतलब अपनी कंट्री के नॉर्मल लोग कितना पैसा खर्च कर पाते हैं एक साल में अपने ऊपर, अपनी खुशी से, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. तो इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी. मतलब हम लोग खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स. वी स्ट्रांगली बिलीव इन शॉपिंग. बात में कुछ भी नहीं हो तो चलो शॉपिंग करते हैं. बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहाने बहुत सारे, ओकेजन है, घर पे ये है ना, वो है ना, चलो शॉपिंग करते हैं. तो दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी. शॉपिंग तब करते हैं जब पैसे है. ओके, तो इकोनॉमी जीडीपी के मामले में वी आर ऑन 5th रैंक. परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में वी आर ऑन 3rd रैंक इन द वर्ल्ड. तो ग्रोथ तो हो रहा है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी आर डूइंग, तो इंडिया हैज अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. And have made them part of national growth. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनी नेशनल पॉलिसी में डाल दिया है. मतलब जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म करते हैं उसी में इसको डाल दिया है. मेनी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स हैव SDGs. गवर्नमेंट खुद अपने जो प्रोग्राम प्लानिंग बनाती है उसमें हमने SDG को इन्वॉल्व कर दिया है. जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया. फ्रेंड्स, ये सब हमने मोदी के मुंह से बहुत बार सुन लिया है कि अब हम इंडिया का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही करेंगे, मेक इन इंडिया. फ्रेंड्स, iPhone 11 जो प्रोड्यूस होने वाला है इंडिया के अंदर, स्किल इंडिया. अगर आप में कोई अलग से स्किल है, प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. आप खुद का बिजनेस शुरू कर पाओगे. स्वच्छ भारत मिशन, मोदी खुद झाड़ू मार के चालू हो गया था बीच में. सचिन तेंदुलकर, आमिर खान सब लोग चालू हो गए थे, झाड़ू मारो. ओके, स्वच्छ भारत मिशन. डिजिटल इंडिया तो हम खुद ही अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से. अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं ये डिजिटल ही है. इट्स डिजिटल इंडिया. मतलब आप और मैं स्मार्टफोन लेकर बैठे हैं, लैपटॉप लेकर बैठे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स डिजिटल इंडिया. पेटीएम करो, इट्स डिजिटल इंडिया. हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है. तो ये सब हम खुद अब भी अपनी नज़रों के सामने देख पा रहे हैं. तो नाउ ऑल दिस प्रोग्राम्स आर बिकमिंग रूटीन एक्टिविटीज
ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सम ऑफ इट्स मेन गोल्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट गोल अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ देयर प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज एंडिंग पॉवर्टी। फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था नो पॉवर्टी, एंडिंग पॉवर्टी, दैट इज गोल 1. सम ऑफ द अचीवमेंट्स इन थ्रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन आर, गरीबी को कम करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। वो स्टेप्स जो है, वो जो प्रोग्राम्स हम पॉलिसी जो शुरू करते हैं, द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड्स मिशंस प्रोवाइड्स skilled employment to marginalized communities। फ्रेंड्स जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, ओके, जो बहुत गरीब तबके के, जिनके पास जमीन तक नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको जॉब मिल रहा है, तो उनको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए द दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको नेशनल लाइवलीहुड्स लेवल पे मिशन, इसने सबको चालू किया गया है। मतलब जिनको पत्थर तोड़ने को सिर्फ आता है उनको भी काम दो। फ्रेंड्स यूपी की गवर्नमेंट ने जो भी मुंबई से वर्कर्स चले गए, माइग्रेशन किया बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन एंड लॉकडाउन, उसमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे उनको पत्थर तोड़ना, कैनल का काम शुरू करना, उसमें काम दे दिया कि आपको पत्थर तोड़ना आता है, चलो वो काम करो, आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, चलो वो काम करते हैं। तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो गरीब से गरीब तबका है पॉपुलेशन का, उनको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दे दो, जो उनको आता है उसमें काम दे दो ताकि वो कमा के गरीबी से बाहर आ पाए। सेकेंड वन इज प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रोवाइड एक्सेस टू लाइफ and accident insurance for 10 million subscribers for nominal annual premiums। I don't know friends कि आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। आज से करीब 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मोदी चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था कि 312 रुपये में मैं आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम एडजस्ट करके आपका बीमा निकालने को तैयार बैठा हूँ। फ्रेंड्स मैंने खुद का किया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, नहीं किसी टीवी में सुन के बोल रहा हूँ। अगर फैमिली में आप सबका ये करवा लेते हो, ईयरली 312 रुपीज़, मतलब दिन का 1 रुपया भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। टोटल वी हैव 365 डेज इन अ ईयर। एनुअल प्रीमियम का अमाउंट है 312 रुपीज़ और उसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा है फ्रेंड्स। मतलब अगर फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज को, बाकी के फैमिली मेंबर्स को मोदी इज गिविंग 2 लाख रुपीज। डेथ की, हाँ, सिर्फ सुसाइड नहीं होना चाहिए, ये केस सुसाइड का नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मतलब फैमिली मेंबर में अगर सभी का ये निकाला गया है तो अगर किसी का भी डेथ हुआ तो उसके पीछे जो फैमिली मेंबर्स है उनको 2 लाख रुपया मिलता है फ्रेंड्स। और अगर वो एक्सीडेंट की वजह से है तो 4 लाख रुपया मिलता है। अगर नॉर्मल डेथ है बीमारी से तो 2 लाख रुपए है। तो फिर ये सब चीज़ों, मतलब गरीब से गरीब इंसान भी जो LIC की पॉलिसी नहीं निकाल सकता है, मेडिक्लेम नहीं निकाल सकता है, उनके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है। थर्ड वन इज अटल पेंशन योजना, प्रोवाइड्स पेंशन टू वर्कर्स in the unorganized sectors। फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो काम करते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनका प्रोविडेंट फंड कट होता है, पेंशन का पैसा कट होता है, बाद में रिटायरमेंट के बाद टिल डेथ उनको पेंशन मिलते रहता है। स्कूल और कॉलेज अगर आप कोई ज्वाइन करते हो, ये सब में ये चीज़ें होती है। पर फ्रेंड्स जो वड़ा पाव की टपरी खोल के बैठा है, ओके, जो कार वॉशिंग कर रहा है, जो छोटा सा गैरेज खोल के बैठा है, जो बंदर का मदारी का खेल दिखा रहा है, उनका क्या?
जो ऑटो रिक्शा चल रहा है, उनको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, उनको कोई पेंशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए अटल पेंशन योजना करके एक योजना है फ्रेंड्स, जिसमें आपकी एज के हिसाब से आप बैंक में आके बोलो कि हमें अटल पेंशन योजना APY का अकाउंट ओपन करना है, तो आपकी एज के हिसाब से वो हर महीने आपको बोल देंगे कि आपका इतना प्रीमियम पेंशन कट करेंगे। एंड आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स टिल योर डेथ आपको 5 गुने से भी ज़्यादा वो हर महीने पे करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सपोज आज मैं मेरी एज के हिसाब से 1000 रुपीज़ हर महीने अटल पेंशन योजना में जमा कर रहा हूँ, एवरी मंथ आई एम डिपॉजिटिंग 1000 रुपीज़ पर मंथ टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स आई विल डू दिस। आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स 60 साल के बाद जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक एवरी मंथ मोदी विल पे मी 5000 रुपीज़, मतलब गवर्नमेंट विल पे मी 5000 रुपीज़। आज मैं सिर्फ 1000 रुपया हर महीने दे रहा हूँ, 60 साल तक देते रहूँगा। 60 साल के बाद गवर्नमेंट मुझे हर महीने 5000 रुपीज़ पे करेगी टिल माई डेथ। इट इज़ अटल पेंशन योजना। तो गरीब से गरीब इंसान जो कोई प्रोविडेंट फंड नहीं पाता है, कोई पेंशन नहीं पाता है, जो कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, छोटे छोटे मजदूर काम करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए है फ्रेंड्स। उस बहाने गरीबी को कम करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। दैट वाज फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर नो पॉवर्टी और एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। सेकेंड वन इज एंडिंग हंगर, भूखमरी को खत्म करना है। अचीव फूड सिक्योरिटी, हर एक को खाना मिलना चाहिए। एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और वो ऐसा बढ़ना चाहिए कि लैंड की फर्टिलिटी खत्म ना हो। ऐसा बढ़ना चाहिए कि अब भी अगर हमने ज़्यादा अनाज उगा लिया, फिर पीछे आने वाली जनरेशन को वो ज़मीन में कुछ उगा ही नहीं पाए, ऐसा नहीं चलेगा। अनाज ऐसे उगाओ कि अपने फ्यूचर जनरेशन के बच्चों को भी उस ज़मीन से फर्टिलिटी बचे और वो अनाज उगा पाए। ओके, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर्स मोर देन 800 मिलियन पीपल, मतलब 80 करोड़ लोग इंडिया के ऐसे हैं जिनको पेट भर के खाना मिलेगा ही, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ले चुकी है। दैट इज फूड सिक्योरिटी बिल। फ्रेंड्स, उनको कुछ भी करके 80 करोड़ लोगों को खाना मिलना ही चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया है। सेकेंड वन इज डिजिटलाइजेशन ऑफ रेशन कार्ड्स। आपके और मेरे रेशन कार्ड अब डिजिटल हो चुके हैं, उनको आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया है। मतलब, और अब तो ये कहा गया कि वन रेशन वन नेशन, मतलब भले आप मुंबई में हो और आप कुछ वक्त के लिए बिहार गए हो और आपको वहाँ से आपके रेशन कार्ड पे अनाज चाहिए, दाल चावल चाहिए, चीनी चाहिए, तो वो भी मिलेगा। इसलिए क्या किया गया, यूजिंग आधार फॉर ऑथेंटिकेशन डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। रेशन कार्ड भले ही आप कहीं में भी रहते हो और रेशन कार्ड कहीं का भी हो, आधार कार्ड को लिंक करके उसको डिजिटल कर दिया गया है। अब आप रहते कहीं पर भी हो, आपका रेशन कार्ड कहीं का भी हो, तो भी आपको अनाज मिलेगा। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंट्स ऑफ प्लान्स फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 इंक्लूडिंग टेनेंसी रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, हर एक फार्मर की इनकम को डबल कर दिया जाएगा 2022 तक में। एग्जाम्पल, अगर अभी कोई फार्मर महीने के 1700 रुपये कमा रहा है, एक एग्जाम्पल, ज़्यादातर फार्मर 1700 के आसपास ही कमाते हैं फ्रेंड्स महीने का, तो उनकी इनकम 2022 तक में 3400 के ऊपर पहुंचनी चाहिए, ये सोच है। और टेनेंसी रिफॉर्म्स, मतलब जिनकी खेतीबाड़ी की ज़मीन खुद की नहीं है, जो भाड़े की ज़मीन पे खेतीबाड़ी करते हैं, उनके लिए भी कुछ कायदे लाए जा रहे हैं कि ज़मींदार उनका शोषण ना करे। फोर्थ वन इज डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज़ टेकन प्लेस। फ्रेंड्स, किसान नाम की किसान DD किसान ये चैनल शुरू की गई है। इसमें जो लोग, अगर आप देख पाते हो फ्रेंड्स, किसान नाम का एक ऐप भी चालू है, किसान ऐप। मतलब अब ये सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। फार्मर्स अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना
फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं, गेहूँ चावल का फोटो डाल दे कि ये क्वालिटी का गेहूँ है, इतने क्विंटल गेहूँ बेच सकते हैं, मतलब अब वो लोग भी ऑनलाइन डील कर पाते हैं। अब तो कुछ फार्मर्स ने फ्रेंड्स रिलायंस फ्रेश के साथ टाइप कर दिया है, मॉल के साथ, रिलायंस वाले के, मतलब सीधा उनका जो है वो ऑनलाइन सीधा डील करेंगे और रिलायंस फ्रेश में से वो बेच देंगे और पैसे कमा लेंगे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, एंडिंग फॉर हंगर के लिए। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल। सभी लोगों के लिए, ये गोल 3 है फ्रेंड्स, सभी लोगों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर पाना, सभी लोगों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर पाना। और उसके लिए क्या किया, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हैज एक्सपैंडेड इट्स कवरेज। गांव गांव तक पीने का पानी शुद्ध पहुंचाया जाए, शुद्ध पीने का पानी, जल योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया कि हर एक छोटे छोटा गांव कस्बा भी जो है, हर एक छोटे से छोटा गांव और कस्बा भी जो है वहां तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। सेकेंड वन इज टारगेट ओरिएंटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंस्ड इन 2017। 2017 में एक पॉलिसी अनाउंस की गई कि हम इतने गांव के लोगों को हेल्दी बनाएंगे, मतलब उतने गांव के लोग बीमार ना पड़े, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको अच्छा खाना दिया जाए, उनको अच्छे से मेडिसिन दी जाए, उसका ध्यान रखा गया। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इनिशिएट अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। फ्रेंड्स, आज की तारीख में 50 करोड़ लोग, मतलब 10 करोड़ फैमिली ऐसे है, पर फैमिली अगर मैं 5% गिनूँ तो 50 करोड़ लोग ऐसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम दिया गया है। 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, मतलब अगर वो फैमिली में कोई बीमार पड़ा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ी, कोई सर्जरी करनी पड़ी, तो 5 लाख रुपए तक का पेमेंट जो है, आई रिपीट माई वर्ड्स फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए तक का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। आई रिपीट, 5 लाख रुपए तक का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। सो द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप। ओके, फोर्थ वन इज अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। लड़कियों को तरक्की देना। फ्रेंड्स, ये इसके पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ओके, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो इक्वलिटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो जेंडर डिस इक्वलिटी जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए लेडीज़ को और एम्पावर करने की ज़रूरत है, गर्ल्स को और एम्पावर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए कुछ और स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मोदी ने नारा दे दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए फीस माफ़ है। फ्रेंड्स, अब तो गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप उठाया है कि अगर आपके वहाँ पे डिलीवरी हुई और बेटी हुई है, अगर डॉटर लक्ष्मी जी आई है, तो गवर्नमेंट विल पे यू 5,000 रुपीज़। 2016 के बाद जिन लोगों के वहाँ पे भी बेटी पैदा हुई है, गवर्नमेंट उनको 5,000 रुपीज़ पे कर रही है। मतलब ये खुशी की न्यूज़ है कि आपने बेटी पैदा की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम्स हैज़ बीन laid for all pregnant ladies, lasting mothers। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी आने वाली है, तो उनका जो पेमेंट है वो कट नहीं किया जाएगा। अगर वो कहीं पे, मतलब उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि 5,000 रुपीज़ तक बेनिफिट उनको दिया जाता है, 5,000 रुपया उनके अकाउंट में जमा हो जाता है, हर एक प्रेग्नेंट लेडी के अकाउंट में। और द थ्रू कंडीशनल कैश ट्रांसफर it protects women from wage loss during the first 6 months after childbirth। अगर कोई भी लेडी काम कर रही थी और बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी
बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर उसका जॉब चला गया, उसको वेजिस नहीं मिल रहा है, तो अगर ये पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड, तो उनको कैश ट्रांसफर 5,000 रुपया गवर्नमेंट पे करेगी, ताकि वो वेजिस कमाने के लालच में जॉब पे ना चली जाए, पैसा कमाने के लालच में बेटी का ध्यान ना रखे, खुद का ध्यान ना रखे, ऐसा ना करे, वो घर पे रहे। उसको 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है कि वो अपना 6 महीने का खर्चा आराम से निकाल ले। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा 5,000 रुपीज। फिफ्थ वन इज बिल्ड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। प्रमोट इंक्लूसिव एक्सपांशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, उसके लिए मेक इन इंडिया को लाया गया साथ में। फ्रेंड्स, लास्ट में मेक इन इंडिया के तहत अब तक रेलवे के जो डिब्बे होते थे, ट्रेन के जो डिब्बे होते थे, या तो हम वो जर्मनी की डिज़ाइन चुराते थे या तो स्पेन से मंगाते थे। पहली बार हमने पूरा एक ट्रेन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया फ्रेंड्स, बनाया है खुद, मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया किया गया है। तो यहीं पे नया फैक्ट्री डालना है, कैसे काम करे, तो यहीं पर ये सब चीज़ों को किया जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दो, मेक इन इंडिया करो, स्टार्टअप इंडिया करो। कोई भी नया बिजनेस आपके पास है, चलो स्टार्टअप करते हैं, इट्स स्टार्टअप इंडिया। बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया कंपनी जो है वो काम कर रही है। सॉरी। नेक्स्ट वन इज इट्स कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ओशंस। समंदर को, सीज को अच्छे से यूज कर पाए। एंड मरीन रिसोर्सिस, अगर नदी का किनारा है, समंदर का किनारा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे अच्छे से यूज करे, वहाँ पे पोर्ट बना दे। अब उसके लिए क्या क्या किया गया, द कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम lacks the level of marine pollution along the coastline। किनारे के ऊपर जो गांव बसे हुए, वो जो पॉल्यूशन फैलाते हैं समंदर में, नदी में, उसका लेवल अब चेक किया जाता है। वहाँ से धीरे धीरे करके क्राउड को कम किया जाए। तो मरीन पॉल्यूशन जो होता है, समंदर में जो पॉल्यूशन होता है, उसको मेजर करना है। उसके आगे इम्प्रूविंग पोर्ट कनेक्टिंग, बंदरगाहों को कनेक्ट करो। पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, कुछ इंडस्ट्रीज को ये कहा गया कि आप जहाँ पे बंदरगाह नज़दीक हो, किनारा हो समंदर का, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री शुरू करो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि रॉ मटेरियल को अगर ट्रांसफ़र करना है फैक्ट्री में ले जाने के लिए, या फैक्ट्री से फिनिश गुड्स मार्केट में लाने हैं, तो बंदरगाह शिप के थ्रू ये आसान हो जाए। इसलिए किनारे किनारे के जो शहर है उनको डेवलप करने की बात हुई, जहाँ से समंदर नज़दीक पड़ता हो, तो ये आसान कर दिया गया और भी। Next one is, that is the seventh point and last point for this session, is revitalize the global partnership for sustainable development। फ्रेंड्स, ये गोल नंबर 17 है, बाकी के गोल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो नाउ इट्स गोल नंबर 17 कि हम बाहर की कंपनी के साथ टाई अप करें, पार्टनरशिप लेकर आए और कुछ नए कायदे लेकर आए। जैसे कि फर्स्ट वन इज tax reform in the form of the implementation of the goods and services tax of energy is being promoted to provide energy for all by 2022। 2022 तक में हर एक के घर पे बिजली पहुंचाई जाए, इसलिए बिजली के ऊपर टैक्स को कम करने की बात हुई है, ताकि लोगों को बिजली आसानी से मिले, कम प्राइस पे मिले, और हर कोई उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करा पाए। लास्ट वन इज फर्दर कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैव ओपन्ड अप द इकोनॉमी टू FDI। इसके लिए बाहर की किसी कंपनी को भी अगर आना हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो ये भी अलाउ किया गया है। सो दैट वाज एंड ऑफ 3.3।
3 जहाँ पे गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो इनिशिएटिव लिए, जो स्टेप्स लिए हैं, उसको हमने डिस्कस किया है. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सून आई अप्रोच यू अगेन. थैंक यू सो मच.